In this lecture, we will discuss about the conservative and non-conservative forces. What are the conservative forces? What are the non-conservative forces? And second is the conservation of the mechanical energy of the freely falling body. The body fall under the gravity. ठीक है, तो what are conservative forces? If the work done by the force in displacing a body from one place to another place is independent of the path followed by the body is called conservative forces. और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होगी? द वर्क डन against the force by the body and is depends upon the path followed by the body is called non-conservative forces. It means that तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हुई? जिनके द्वारा किया गया काम, किया गया कार्य जो है, फिजिकल वर्क जो है, वो डिपेंड करता है पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कुछ एक एग्जांपल है फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क अगेंस्ट द फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ऑलवेज कंजर्व द वर्क डन बाय द फोर्स. इस केस में क्या होता है? वर्क डन बाय द फोर्स इज independent of the path followed by the body. एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसमें क्या होता है? वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड अपॉन the path followed by the body. Am I right? Work done by the force is independent of the path followed by the body. और इसमें work done depend upon the path followed by the body. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यू नो अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. किसके ऊपर डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी वो ऑलवेज. यदि यू नो डिफरेंट सरफेस के ऊपर डिफरेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्ट करती है. ठीक है, जैसे किसी सरफेस के ऊपर पानी पड़ा हुआ है या उसमें ऑयल पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं स्किड होने के. वाई दिस इज पॉसिबल? बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन कम हो जाता है. ठीक है, रफ सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन ज़्यादा होती है. तो इट मीन दैट द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव. सी द एग्जाम्पल. सपोज करो कोई बॉडी जो है, हमने इसको एक बॉडी जो मास m का है, इसको लिफ्ट करना है इस हाइट के लिए. तो हमारे पास एक तो मेथड ये है कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट कर दिया इसको हाइट h के लिए. और सेकंड मेथड क्या है इसमें?
थ्रू स्टेयर्स उसी बॉडी को हमने यहाँ लिफ्ट कर लिया पहले, फिर यहाँ के लिए लिफ्ट कर लिया, फिर यहाँ के लिए लिफ्ट कर लिया, फिर यहाँ के लिए लिफ्ट कर लिया, देन हियर। व्हाट अबाउट द वर्क डन? क्या इस केस में और इस केस में पहले हमने इस बॉडी को यहाँ लिफ्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ लिफ्ट किया, फिर यहाँ कर दिया, लाइक दिस, लाइक द स्टेयर्स। एक छत के ऊपर आपने किसी चीज़ को लिफ्ट करना है, या तो इधर हम उसको स्ट्रेट स्टेयर से ले जाते हैं, या फिर जो एक्चुअल जो स्टेयर होती है उसके थ्रू हम उसको कर लेते हैं। दोनों ही केसेस में जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, mgh। सेम मास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हाइट भी सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों पे, ग्रेविटी भी सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है। सो दैट इज़ वाई हम इसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी को रेज कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वो डिपेंड नहीं करेगा, एक तो पाथ हमने स्टेट कर दिया, उसको पाथ चेंज कर दिया, लेकिन दोनों ही केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है सेम है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। And other topic is very important one, conservation of mechanical energy for the freely falling body. The conservation of the mechanical energy of the freely falling body. What do you mean by mechanical energy? The mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. This is the mechanical energy. You know, जब किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, या जब किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी होता है। जैसे एग्जांपल था इसका कि द वाटर स्टोर इन द रिजर्वायर ऑफ ए डैम, तो उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट किसी बॉडी को इस हाइट से ड्रॉप कर दिया, इसको कोई फोर्स नहीं अप्लाई करा इसमें, तो बॉडी कैसे सरफेस की तरफ आ रही है, फ्रीली फॉल अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, बट ड्यू टू द ग्रेविटी अलोन द बॉडी फ्री फॉल, ठीक है, उसको हम क्या लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसी बॉडी को अलाउ किया जाए किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसमें, देन द बॉडी जो है मूव करती है फ्रीली फॉल, ठीक है, एंड दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कंजर्व, इट मीन्स दैट जो इसका एक पॉइंट के ऊपर जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है वही अलग अलग डिफरेंट पॉइंट के ऊपर उसका मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसको सरफेस ऑफ अर्थ, या इसको लेते हैं हम ग्राउंड ले लेते हैं इसको। इनिशियली जो बॉडी है वो सपोज दैट वो यहाँ पे है बॉडी ऑफ मास एम इनिशियली, और कितनी हाइट के ऊपर है, यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं हाइट h from the surface of the earth. But about the mechanical energy at point A, consider a body of mass m lying at height h from the surface of
Now let the body is allowed to free fall. तो स्टेप नंबर 1, इसको एट पॉइंट ए पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितना होगी एट पॉइंट ए के ऊपर। मैकेनिकल एनर्जी को दूसरा हम टोटल एनर्जी भी क्या लेते हैं इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एम ई मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल एट रेस्ट के ऊपर है इसकी वेलोसिटी जो 0 है। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी जो इसका 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा एम जी एच एट हाइट एच के ऊपर। ऑलरेडी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जब लिफ्ट किया किसी बॉडी को एट टू हाइट एच के लिए, तो हमारे पास कितनी आ जाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। नौ, अब ये बॉडी यहाँ से फ्री फॉल हो रही है और सपोज करो ये बॉडी जो है इस पोजीशन के ऊपर बी पोजीशन के ऊपर पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, इसको x डिस्टेंस कवर कर लिया। अब सपोज दैट यहाँ पे इसका स्पीड भी रहेगा, लेट b1 बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट एट द पोजीशन b के ऊपर इसका b1 स्पीड है। एंड सेकेंड at point B, let B1 be the velocity acquired by the body after traveling a distance of x, ठीक है। Let b1 be the velocity acquired by the body after traveling a distance of at point या at the position of b position के ऊपर। देन इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी वन स्क्वायर। बट यहाँ पे मुझको फाइंड आउट करना है b1 कितना वेलोसिटी रिक्वायर कर लेगा इसको। तो यूजिंग द रिलेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो here what is the value of b1 square, what is the value of u, initial velocity is equal to 0 and which is equal to what is a, g what is s, x, s कितना डिस्टेंस कवर किया इसने x, what is the value of a is produced due to the gravity, तो acceleration due to gravity। तो b1 की वैल्यू b1 square is equal to 2gx। So therefore kinetic energy is equal to half m 2gx। तो दो के साथ दो कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू mgx। पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। इसको ऊपर से नहीं हमने देखना हाइट कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक। द हाइट इज इक्वल टू टोटल हाइट इसका h है h माइनस एक्स। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच, h इसमें कितना आ रहा है h माइनस एक्स एंड विच इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे एम जी एच माइनस एम जी एक्स। सो देयर फोर टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू एम जी एच। नाउ
थर्ड पॉइंट हम ये लेते हैं, व्हेन द बॉडी रीच एट द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर जब बॉडी पहुंच जाती है, लेट ये बी पोजीशन यहाँ पे, सॉरी वेलोसिटी बी एक्वायर कर लेती है, इस पोजीशन को हम सी पॉइंट दे देते हैं, व्हेन द बॉडी एट द पोजीशन सी, या उसको जब ग्राउंड को हिट कर जाएगी बॉडी जिसमें। तो थर्ड जो पॉइंट है वो रहेगा हमारे पास एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी let b be the velocity of a body at point C। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, पॉइंट C कहाँ पे है, ग्राउंड के ऊपर है उसका। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगेन यूज कर लो इसमें इक्वेशन जो है, यूजिंग पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2g। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, h, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। एंड पोटेंशियल, सॉरी not potential, therefore kinetic energy is equal to half m into 2gh, दो के साथ दो कैंसिल हो जाएगा, mgh। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, but h is equal to 0 here, what is the value of h, 0, so potential energy is equal to 0। so therefore total energy या mechanical energy is equal to sum of the kinetic energy mgh plus 0 is equal to sum of the kinetic energy and the potential energy mgh plus 0 is equal to mgh। what does it means? So therefore the total mechanical energy for the freely falling body remain constant या conserve। here इस पॉइंट के ऊपर हमने चेक किया इसको, द काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यहाँ पे चेक किया इसको mgh आ रहा है, और यहाँ पे चेक किया इसको तो mgh आ रहा है। So hence it is clear from the step 1, 2 and 3, the total mechanical energy of the body, freely falling body, remain constant at every point या at every position। तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसका पोटेंशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है mgh, एट पॉइंट के ऊपर भी mgh, at point C के ऊपर भी mg, even when the body reaches at the ground, its total mechanical energy is equal to the potential energy of the body equal to mgh। so therefore the mechanical energy of the system or body remain constant, a freely falling body remain constant। और एक और चीज इसमें क्या हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है व्हेन द बॉडी इज फ्रीली फॉल, और उसका पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज होता है बिकॉज ग्राउंड के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस और इस पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीजेस। थैंक यू।